मेरे साथ तो एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था इंटरव्यू में। जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, 5 मिनट का इंटरव्यू हो गया है, क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं और दरवाजे से ही एक बहुत ही मोटा बड़ा सा इतना बड़ा काला चूहा मेरे पैरों से ऐसे गया और मैं। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। अभी आपने देखा है बिहार 32 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है और आज मेरे साथ हैं तजीन, जिनकी 20 रैंक जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आई है। तजीन, टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हैं एंड आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। तजीन, आपको कैसा लग रहा है अभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में? और आप मुझे मतलब देखने से बड़ी बच्ची सी लग रही हैं हालांकि, बट नाउ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो कैसा लग रहा है आपको बिल्कुल अभी? बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती क्योंकि आपकी पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरी जर्नी होती है ये, और सिलेक्शन उस जर्नी को एक तरीके से एंड कर देता है। तो मेरा 3 साल का पूरा प्रोसेस है, मैंने 2021 में किया है अपना लॉ कंप्लीट, तो उसके बाद पूरा 3 साल की जो जर्नी रही, तो जब फाइनली आपको सिलेक्शन मिलता है, लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात होती है वो। प्यारे साथियों, आपको ये बात जान के ना बहुत शॉकिंग लगेगा कि तजीन ने 2 स्टेट्स में सिलेक्शन लिया है। फर्स्ट वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एंड नाउ बिहार में, और वो भी दोनों स्टेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में। जो सक्सेस स्टोरी हम लोग तजीन के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे बहुत जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। हम इस पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार और इनकी क्या जर्नी रही है पूरी डिटेल से डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तजीन, सबसे पहले जो क्वेश्चन है जनरली दिमाग में कैसे आया कि आपका जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको बनना है? सर ऑनेस्टली मेरा ऐसे कोई ड्रीम नहीं था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने का, जैसे लोगों का होता है कि यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट कर दी पढ़ाई और बचपन से ही सोच लिया, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट मेरा लॉ में भी मेरा मन ही नहीं था कि मैं लॉ भी करूं। मेरा जर्नलिज्म में सिलेक्शन हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो मैं सोच रही थी कि वही करूंगी, बट फिर मेरी मम्मी का बहुत ख्वाब था कि लॉ करना चाहिए। और मैं जिस जगह से आती हूँ, मौदाहा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है लड़कियों की स्पेसिफिक। वहाँ पे वही ट्रेडिशनल अप्रोच है कि 20-21 की हुई लड़की और शादी कर देनी चाहिए। तो उस हिसाब से लॉ जैसी बोल्ड फील्ड बहुत बड़ी बात हो जाती थी, बट मेरी मम्मी का सपना था कि करना है, तो फिर ऑब्वियसली मैं इस तरीके से लॉ में आई। मेरे पापा का भी पूरा सपोर्ट रहा इस जर्नी में। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं सोचा था मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, और मैंने मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह इंटर्नशिप्स की हैं, जैसे कि अमरचंद मंगलदास, लूथरा एंड लूथरा, और ब्रिटानिया जो कंपनी है उसमें मैंने इंटर्नशिप की है, AZB एंड पार्टनर्स में। तो आई वाज ऑल सेट कि मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है, बट फिर कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद फिर जॉब्स का बहुत ज़्यादा ही इशू हो गया था। तो मैं अप्लाई कर रही थी बट नहीं मिल रही थी, बहुत इशू हो रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स थे, वो तैयारी कर रहे थे ये जुडिशरी की, तो उससे मुझे लगा कि ओके, मतलब ये लोग फालतू बैठने से अच्छा है कि कुछ ट्राई करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ रिसर्चर का एग्जाम होता है, अब तो उसका पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया है, अब वो पूरे लंबे लंबे पिटीशंस पढ़वाते हैं। मेरे टाइम पे ना काफ़ी कुछ उसका पैटर्न जुडिशरी पे था। वो एग्ज़ाम मैंने दिया था सबसे पहला, और उसमें मेरा 0.5 से रह गया था। तो कह सकते हैं कि उससे मुझे एक काइंड ऑफ होप मिली कि मैं इसमें कर सकती हूँ कुछ एग्जाम्स वगैरह में। फिर मैं इस फील्ड में मैंने अपना जो भी तैयारी करना स्टार्ट किया, और मेरे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया, इस तरीके से मैं आई। तो आपका एकेडमिक क्या रहा, मतलब एकेडमिक कहाँ कहाँ से हुई आपकी, और एकेडमिक में अभी क्या है आपका? मैं ब्रॉटअप हूँ, मतलब आई वॉज ब्रॉटअप इन लखनऊ, और 10th क्लास तक मैंने लखनऊ में ही सारी स्कूलिंग की अपनी। फिर 11th-12th मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, ह्यूमैनिटीज़। उसके बाद लॉ भी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो मैं 2021 में ग्रेजुएट थी, और तब से मैं इसकी तैयारी कर रही थी। हाँ, तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं बिहार एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? अभी आपकी 20 रैंक आई है, तो आपको एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 20 रैंक सिक्योर कर लूँगी, ऐसा कुछ था दिमाग में? रैंक तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है सर, सच में, क्योंकि सबको लगता है लास्ट भी हो जाए ना, बस हो जाए हमारा सिलेक्शन। क्योंकि यूपीएससी की तरह तो नहीं है ना ये कि आपके रैंक से डिपेंड करेगा आपकी सर्विस। यहाँ पे तो क्या है, फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, सेम ही चीज़ होती है। तो रैंक का तो इतना इशू मतलब नहीं होता, लगता है बस सिलेक्शन हो जाए। रैंक आ जाती है तो मतलब हाँ, वो एक बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है। और वेस्ट बंगाल में कौन सी रैंक थी आपकी? सेकेंड। वेस्ट बंगाल में सेकेंड रैंक थी और बिहार में 20। तो चलिए, बस दोनों में 0 का ही फर्क है। अच्छा, एक में 0 पहले आ गया, एक में 0 बाद में। जी जी जी, चलिए, कोई बात नहीं। जी। अच्छा, अब बिहार के थोड़े से एग्जाम की स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। आपकी क्या रणनीति रही प्रीलिम्स को लेकर?
प्रीलिम्स में तो मैं कहूँगी जैसे मतलब बेसिक होता है सारे स्टेट्स का कि बेयर एक्ट्स ओरिएंटेड आपको रहना है बहुत ज़्यादा, मतलब बेयर एक्ट्स ही मैं कहूँगी कि अब वो एग्जैक्ट वर्ड समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि वही सब कुछ है, उसके बाहर आपको करना ही नहीं है। डीजीएस एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि उसमें थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा आपकी अलग वो स्ट्रैटेजी मांगता है। वरना बाकी सारे एग्जाम्स में प्रीलिम्स में सिर्फ बेयर एक्ट पढ़िए और बार बार पढ़िए। मतलब अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा पर सब्जेक्ट कितनी बार रिवीजन हो चुका है, आई थिंक 50 से ऊपर हो चुका होगा। हर सब्जेक्ट मैंने 50 से भी ज्यादा बार पढ़ रखा है। तो प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट मतलब जितना पढ़ सके। बिहार में जीके जीएस का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 2 हाफ में पेपर होता है, एक फर्स्ट हाफ में एक सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में जीके जीएस आती है और सेकेंड हाफ में आपका लॉ आता है। यूपी की तरह ही सेम पैटर्न है, बट बिहार में एक चीज है कि साइंस का भी काफी वेटेज होता है। यूपी में क्या है, स्पेशली मेंस में एग्जैक्टली यूपी में क्या है, जीके मतलब टफ आती है बट साइंस उतना नहीं होता है, बट बिहार में साइंस भी होता है। और मेरे जैसी जो आर्ट्स साइड की, मतलब मैंने आर्ट्स साइड किया है, 11th-12th में ह्यूमैनिटी से किया था, तो मेरे लिए साइंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए लूसेंट मैंने पढ़ी थी। और अगर आपके पास टाइम है, ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी भी देख लीजिए, क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जिनको एकदम से फैक्ट्स याद हो जाते हैं, और एक होता है जिनको पूछिए कि समझना है। हाँ समझ के फैक्ट्स याद होते हैं। मैं सेकंड कैटेगरी की हूँ, मुझे एकदम से सब फैक्ट्स नहीं याद होते, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ी थी कि मुझे पूरी स्टोरी पता चल जाए तब फैक्ट्स अच्छे से याद हो। तो अगर आप लूसेंट और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं, जीके जीएस के लिए भी मतलब जनरल साइंस के लिए भी लूसेंट आती है, वो आप पढ़ लीजिए और बेयर एक्ट आप लॉ में कर लीजिए, हो जाएगा आपका। वेरी गुड। अच्छा, प्रीलिम्स का तो आपका ये रहा। प्रीलिम्स में कोई एक बात बेयर एक्ट के अलावा जो बच्चों को और ध्यान रखनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? पीवाईक्यूज बहुत लगाने चाहिए, एमसीक्यू बहुत लगाने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 से भी ज़्यादा प्रीलिम्स दिए हैं और मेरे एक भी नहीं निकलते थे। मेरे प्रीलिम्स ही नहीं निकलते थे। तो मतलब मैं तो जैसे यूपी का दिया होगा। एग्जैक्टली मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स दिए, दिल्ली का दिया, एमपी का दिया, राजस्थान का दिया, हरियाणा का दिया है। हरियाणा का तो मतलब मैं मेंस तक गई थी, बट मेरे प्रीलिम्स नहीं निकलते थे। झारखंड का भी मैंने जो मेन प्रीलिम्स दिया था उसमें हो गया मेरा, बट मैं आपको पहले का बता रही हूँ कि मेरे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होते थे। तो कहीं ना कहीं ये गलती मेरी थी, मैं एमसीक्यू ज्यादा नहीं लगाती। मतलब बेयर एक्ट तो पढ़े, हाँ लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। एग्जैक्टली हाँ एमसीक्यू, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, एकदम एक्यूरेट, क्योंकि वो एक वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो कंफ्यूज भी हो जाता है। एग्जैक्टली तो उसके लिए आप करिए। और अगर आपका नहीं होता है तो आप बिल्कुल हताश मत होइए, मेरा भी नहीं हुआ था और बहुत प्रीलिम्स नहीं हुए थे, बट आई एम हियर नाउ। वेरी गुड। अच्छा, अब प्री के बाद जो है मेंस की बारी आती है, तो मेंस को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? जनरल नॉलेज के पेपर को लेकर, जनरल साइंस के पेपर को लेकर, और लॉ में आपके ऑप्शनल क्या थे? लॉ में मेरे लॉ में ऑप्शनल थे फैमिली लॉ और टीपीए एसआरए इक्विटी का एक पूरा सब्जेक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स जो प्रॉपर्टी लॉ और अपना एक कॉमन प्रोसीजर लॉ गया। हाँ प्रोसीजर तो कंपलसरी होता है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स था मेरा। आपकी क्या रणनीति थी मेंस को लेकर? मतलब एक अगर हम जनरल वे में बात करें, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है और अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है उसकी, तो उसे क्या चीज़ें ध्यान में रख के चलनी चाहिए, प्री के साथ मेंस या आफ्टर प्री मेंस? ये मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, मेंस की तैयारी हमेशा करिए। प्रीलिम्स जैसे नोटिफिकेशन आए 1 महीने पहले अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया है, दैट विल सफिस। और हाँ एक चीज मैं बोलूंगी, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट टारगेट करने से पहले पूरा कोर्स 3 बार तो कम से कम कंप्लीट करना है आपको। बेयर एक्ट से लेकर जो कॉलेज की बुक्स हैं उन सब से लेकर 3 बार करना है। और अगर आप कोचिंग करते हैं, जैसे कुछ लोग कोचिंग भी करते हैं, तो आप वो लेक्चर्स 2 बार देखिए एटलीस्ट, उसके नोट्स आप जैसे आपको फीजिबल लगता है बनाइए। तो ये चीज आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले करनी है। फिर जब 3 बार आपका हो गया मतलब पूरा कोर्स, अब आप आइए कि आपको कौन कौन से स्टेट टारगेट करने हैं, उस हिसाब से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं तो वो करिए। तो मेंस की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। प्रीलिम्स आपका 1 महीने में हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए। मेंस हमेशा आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्योंकि आपका प्रीलिम्स के बाद ना बहुत कम टाइम मिलता है मेंस आपको। को लेकर आप क्या करना चाहिए बच्चों को प्रिपेयर के लिए? क्या मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू निकालें, या जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या गाइड पढ़ें, क्या करें? मतलब आपने क्या किया था? मेरा मेंस एक्चुअली क्या था ना कि
मुझे मेंस में हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे ऐसा लगता था, और मैं अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी बोलती थी, जिस दिन मेरा प्रीलिम्स निकल गया उस दिन मैं इंटरव्यू दूंगी, मेरा मेंस नहीं रुकेगा। और एक्चुअल में मेरा कोई मेंस रुका भी नहीं, सिर्फ हरियाणा था, और उसकी क्योंकि मेरी अलग अलग मेरी खुद की गलतियां थी कुछ कुछ, जिस वजह से रुक गया था। बाकी मेरे 2 प्रीलिम्स निकले हैं, वेस्ट बंगाल का और बिहार का, और दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि मेंस में क्या होता है ना कि जैसे मैं आर्ट साइड की हूँ, तो मुझे आंसर राइटिंग पैटर्न फिर भी काफी हद तक आता था। तो आप ना आर्टिकुलेशन ऑफ आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछा गया है, कुछ भी पूछा गया है, तो आप मतलब आपको बेसिक आंसर नहीं लिखना है, वो तो सब लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल, रेस सब जुडिस है, रेस जुडिकाटा है, एस्टॉपल वगैरह हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप एविडेंस पे ले लें, सब लोग लिखेंगे कि 101 में है, 102 में है, ये सब बताते लगेंगे लोग। बट आपको अपना आंसर थोड़ा अलग करना है, ताकि अब टीचर जो है ना, इन्विजिलेटर जो है, आपको थोड़े ज्यादा नंबर दे। और आप आंसर अलग कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने जो क्या किया था, मैं अपना आंसर थोड़ा आर्टिस्टिक वे में बनाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम से सेक्शन से स्टार्ट नहीं करती अपना कोई भी आंसर। मैं स्टार्ट करूंगी किसी थिंकर की कोट से कि सालमंड हैज सेड दिस दिस दिस, और या तो अगर मुझे कोई लीगल मैगजीम उसका पता है मैं उससे स्टार्ट कर दूंगी। किसी ने अभी रिसेंटली अगर किसी जजमेंट अगर कुछ आया है, या जस्टिस ने अगर कोई बात कही है, जैसे सीजीआई जो अभी हमारे थे मतलब जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ बातें कही हैं, तो मैं उससे कोट मैंने स्टार्ट कर दी। तो वो ना इंप्रेशन ही पहला बहुत अलग पड़ता है इन्विजिलेटर पर, मतलब मार्क्स फिर उससे ऑटोमेटिक आपको एक्स्ट्रा एग्जैक्टली। और आप कनेक्ट भी करिए लॉज को, जैसे कि मैंने एग्जांपल में हर जगह देती हूँ रेस जुडिकाटा का, कि जैसे सेक्शन 11 है सीपीसी में, तो आप डबल जियोपार्डी से भी कनेक्ट करिए उसको। एस्टॉपल से कैसे डिफरेंट है वो भी बताइए आप। रेस सब जुडिस कब रेस जुडिकाटा बन जाता है, आप अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत ये भी बता सकते हैं। आप अपने इन्विजिलेटर को बताइए कि आपको आता है, सब कुछ आता है, और आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। अच्छा, मेंस के बाद लॉ की तो बात होगी, अब आते हैं जो सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है, खासकर जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं, जीके जीएस को लेकर, उसको लेकर के आपकी अप्रोच है? मैंने एक्चुअली बहुत एग्जॉस्टिव अप्रोच अपनाई थी। मैं एस्पिरेंट्स को, मतलब मैं ऑनेस्टली यही बोलूँगी कि उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने उतना लेवल तक नहीं किया, बट उनका हो गया सिलेक्शन। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी जीके के लिए बहुत अच्छे से, मैंने कोचिंग भी की थी, और कोचिंग में जो पढ़ाते थे मैंने उसके नोट्स किए थे। तो ये था मेरा जनरल नॉलेज का। जनरल साइंस भी 100 नंबर की होती है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो मैंने टारगेट IQ से उसके लेक्चर्स लिए थे, और काफ़ी फीजिबल थे और बहुत अच्छे थे। स्पेशली राकेश सर का मैं मेंशन करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत ही सरलता से चीज़ों को बताया, बहुत ही मैं कहूँगी सिंपल वे में। हर जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो बहुत आसानी तरीके से बता दिया, क्योंकि आपके साइंस में क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से, मतलब 10th लेवल तक के आते हैं, और जो मेरे जैसा आर्ट एग्जैक्टली जो मेरे जैसे आर्ट साइड का है तो उसको इशू होगा। और अब जैसे सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट, अब हमें लगेगा कि अरे लाइट तो आसान है, ऐसा नहीं होता है। आप कैसे लिखोगे लाइट, क्योंकि वहाँ पे तो लैंग्वेज लिखनी है। एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ट्रैवल्स, ये आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब टारगेट IQ मैं तो सजेस्ट करूंगी बिल्कुल कि आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि मेरे लिए उसी ने मेहनत की थी और मुझे सब आता था जीएस के पेपर में, सब कुछ। थैंक यू। अच्छा, ये तो जीके जीएस की बात होगी आपके। जीके जीएस में और क्या बच्चों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन? नोट्स मेकिंग रखें, रिवीजन करें, PYQ लें, आप क्या और सजेस्ट करेंगे? पहली बात तो इग्नोर नहीं करना है, मेंस की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें। हाँ, मतलब इग्नोर पहली बात तो नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता है क्या होता है मैम, ज्यादातर बच्चों को यही होता है यार, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी उनका दिमाग ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाता है लॉ की तरफ। ये तो है, मैं ये बोलूंगी ठीक है लॉ बहुत वेटेज रखता है नो डाउट, बट 250 मार्क्स हैं मेंस में। हाँ, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उससे आपका ऊपर नीचे हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए उसको, आप उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी लॉ को दे रहे हैं, क्योंकि लॉ सब पढ़ रहे हैं, सबको पढ़कर आएंगे लॉ। आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, अपना जीके जीएस से ही करेंगे। तो मैंने जैसे कहा, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। लूसेंट क्योंकि मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होती है। मेंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, थोड़ी डेप्थ के क्वेश्चंस आते हैं, और डेली लाइफ से रिलेटेड साइंटिफिक रीजन। एग्जैक्टली, हाँ, वो तो साइंस हो गई। हाँ, तो साइंस का मैं जीके में भी बता रही हूँ कि वो भी अलग से, जैसे मेंस का पैटर्न तो बिल्कुल अलग है, मतलब पर्सन, प्लेसेस, फुल फॉर्म, ये सब लूसेंट से कवर नहीं होता। हाँ, एक मतलब उस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं याद करी, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, और वो 4 या 5 नंबर का था। आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए उसमें क्लाउड बर्स्ट का। लूसेंट में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ बहुत ट्रस्ट है। हाँ, अच्छा मैम, अब मेंस हो जाता है, जी जी, अब बारी आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए
एक एस्पिरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपने क्या किया था? मॉक इंटरव्यूज लीजिए पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लीजिए, क्योंकि उससे आपको प्रेशर हैंडल करने का मतलब तमीज आ जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कैसे करना है। एंड हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। क्योंकि मैंने इंटरव्यू में इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत किए हैं, मॉक भी, जैसे मेरा एक मॉक अभी अपलोड हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉमेंट्स थे कि इतना भी नहीं पता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर होता है कि एग्जीक्यूटिव। दैट इज फाइन, दैट इज टोटली फाइन, मुझे पता था, बट उस टाइम पे इतना प्रेशर, एग्जैक्टली आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपके सामने हाईकोर्ट का जस्टिस बैठा है, आपके सामने पीएससी का चेयरमैन बैठा है, इतने बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हैं, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, आपका दिमाग ऑफ हो जाता है। कमेंट करना तो आसान है, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, मेन चीज़ है कि उस मॉक इंटरव्यू या फिर रियल इंटरव्यू का प्रेशर कैसे हैंडल करें। जी जी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हाँ। जो मॉक इंटरव्यू आपका टारगेट फॉर आईक्यू पे हुआ था, जी, जी, जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? मतलब मेरे लिए तो ना, मैं कहूँगी रियल इंटरव्यू से सबसे ज़्यादा क्लोज मुझे टारगेट आईक्यू का ही इंटरव्यू लगा, क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगी रियल इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता है। आप जितना मॉक इंटरव्यूज देखते हैं ना, मॉक इंटरव्यूज टफ होते हैं, वो बनाते हैं उतना टफ, लाइक अगर, हाँ एग्जैक्टली, आप अगर मेरा भी इंटरव्यू देखेंगे, जैसे कुछ कुछ मॉक इंटरव्यूज अपलोड हुए हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें, बट एक्चुअल में मुझसे रियल इंटरव्यू में काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो टारगेट आईक्यू का जैसा माहौल था, जैसा एम्बियंस था, और जिस हिसाब के उन्होंने क्वेश्चन पूछे, वो बहुत कुछ रियलिस्टिक इंटरव्यू से मिलता जुलता था। तो मैं कहूँगी उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी, और आप लोगों ने मेरे मॉक इंटरव्यू में भी बोल दिया था कि आई विल गेट सिलेक्टेड, तो एक वो जो इंकरेजमेंट होता है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जो पैनल था, जिस हिसाब के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, ऑल राउंडिंग क्वेश्चंस थे, वेरी गुड। अब आ जाते हैं रियल इंटरव्यू पर। जी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद आ रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए? इन्वायरमेंट तो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, पीएससी के मतलब चेयरमैन रहते हैं, तो वो तो मतलब ऑब्वियसली उस प्रेशर को कैसे मैनेज करें? सर देखिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए, मैंने तो ऑब्वियसली कहा कि आप अगर जितना मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जवाब दे पा रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चंस डील करने का भी प्रेशर आप समझ जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए तो यही है, मॉक इंटरव्यूज दीजिए जितना हो सकता है, और इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो भी उतना मैटर नहीं करता, बहुत सिंपल भी अगर आप भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनफैक्ट मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, मेरा वेस्ट बंगाल का जो रियल इंटरव्यू था, उस पर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एंटी डिफेक्शन के शेड्यूल में है, और मेरे दिमाग से आउट हो गया था वो उस टाइम पे, और मेरी सेकंड रैंक आई है वहाँ पर। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ पे इतना नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। हाँ, मेरी रियल इंटरव्यू पे अगर आते हैं, आप जैसे एंट्री लेते हैं, मतलब अच्छा खासा बड़ा रूम होता है, और उस पर मेरे पैनल में 5 लोग बैठे थे, और उसमें हाईकोर्ट के जजेस भी होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, और पीएससी के चेयरमैन होते हैं। तो वो दे विल ट्राई फर्स्ट टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब आराम से वो लोग नॉर्मल से सीवी के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने कब लॉ किया, आप अभी क्या कर रही हैं, इस तरीके के, और प्रिटी सिंपल होता है मॉक इंटरव्यू से, तो आप लोग उतना नहीं घबराएं। और मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे एंटीसिपेटरी ब्रीच आप बताइए क्या होता है, आप मतलब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, फाइनेंस कमीशन कहाँ है, और कैग कहाँ पर होता है। मैं एएमयू की हूँ, तो मुझसे एएमयू के भी क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि उसी टाइम पे रिसेंटली एएमयू का माइनॉरिटी जजमेंट आया था, तो मुझसे वो जजमेंट भी पूछा था। तो आपसे रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ रिसेंट में चल रही हैं तो आप ज़रूर पढ़िए, जैसे आपके एरिया से रिलेटेड अगर चल रही हैं, मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जैसे उस टाइम पे था, तो वो पढ़िए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, बट हाँ वो सिंपल होता है। आप ये याद रखिए कि वो आपको लेने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो रिलैक्स। अच्छा, ये तो आपके इंटरव्यू की बात हो गई। अब आते हैं कि जो ये आपकी जर्नी रही, इस जर्नी में आप सबसे ज़्यादा योगदान किसका देखते हैं, और क्या क्या इस तैयारी के दौरान आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी अल्लाह पाक का, ऑलमाइटी, मतलब जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैंने मतलब इस मुकाम को हासिल किया। उसके बाद मैं अपनी माँ का थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया है, और बहुत ताने सुने उन्होंने लोगों के, क्योंकि मैंने बताया जहाँ से मैं आती हूँ कि मतलब लड़कियों का होता भी है कि यार लड़की बाहर है
तो लोग सोसाइटी के लोग कमेंट करेंगे हाँ कि कि वही भाई बकवास बातें कि सर झुका देगी तुम्हारा, क्यों तुम फालतू में इतना पढ़ा रही हो, यही सब। बट मेरी फैमिली ने बहुत, इनफैक्ट मेरे फादर ने भी इसमें बिल्कुल मतलब दे टर्न अ कोल्ड शोल्डर कि नहीं, उनको अपनी बेटी पे यकीन है। तो मेरी मतलब मम्मी थी जिन्होंने मुझे बेसिकली प्रेरित किया लॉ करने के लिए, जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। उनका भी ख्वाब था, मेरा खुद से मन नहीं था स्टार्टिंग में, बट वो हमेशा से चाहती थी। मेरी माँ होगी, मेरे पापा, तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया। वो एक हम बहुत ये कह बड़ी सकते चीज़ हैं कि होती है। आपने अपना कम बल्कि अपनी माँ का जो ड्रीम है उसको पूरा किया। ये कह सकती That's हैं, great. हाँ 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 मेरी। तो और अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आपको खुद पे यकीन है, आप प्लीज़ गिव अप मत करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, कई बार अनसक्सेस आपको मिलती है, लेकिन अगर आपको 1% भी होप है ना कि आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल उसको छोड़िए नहीं। क्योंकि मेरे भी प्रीलिम्स नहीं निकलते थे और उस टाइम पे मेरा एक पॉइंट आ गया था कि मैं मतलब शायद गिव अप कर दूं, नहीं है मेरे लिए, क्योंकि 3 स्टेज है, पहला ही नहीं निकल रहा है। बट उस टाइम पे अनुराग सर मेरे एक बहुत अच्छे मतलब मेरे मेंटोर, मैं उनको मानती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था। विजय सर ने मुझे बहुत इनकरेज किया। तो सराउंड योर सेल्फ विद सच पीपल। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड है एक, तो उसका भी, वो भी मेरे साथ वेस्ट बंगाल में सेलेक्ट हुई थी और हरियाणा में भी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे लोगों से आप सराउंड रखिए अपने आप को कि जो आपको मोटिवेट करे। नेगेटिविटी क्योंकि इस टाइम पे बहुत होती है, मैं एस्पिरेंट्स को बोलूंगी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। क्योंकि लोगों को क्या दिख रहा है, लोगों को सिर्फ दिख रही है पढ़ाई, बट एक्चुअल में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी बातों को डील आपको करना ध्यान में पड़ता है। रखना जी जी बिल्कुल, कि घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपके दोस्तों का सर्किल कैसा है, आपके कंडीशन कैसी है, माहौल कैसा है, जी, जी, भी सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल, वेरी गुड। जी। अच्छा, जैसे एज ए वुमेन, अब आपने मुझे बताया, एज ए वुमेन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बहुत बच्चियाँ, उनकी या तो कम उम्र में शादी हो जाती है या फिर उनके पेरेंट्स तो पढ़ाना चाहते हैं, बट एज ए सोसाइटी के तौर पर वो नहीं भेज पाते बच्चों को पढ़ने के लिए। बट अब आफ्टर कोविड आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को खासकर, जो अपनी बच्चियों को या तो पढ़ा नहीं पा रहे सोसाइटी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, जल्दी शादी हो जा रही है। इवन आई एम वेरी शॉकिंग कि लड़कियों का वेटेज तो बढ़ता जा रहा है अब, जिन फिर भी बहुत सारी बच्चियाँ, अब पिछले 5-6 साल से हम देखें तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है लड़कियों को, तो उन्हें और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिलीव इन योर सेल्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट डोंट गिव अप। और क्योंकि आपका ना जंग वही खत्म होगी जब आपने गिव अप कर दिया, तो आप बिल्कुल नहीं करिए। और मैं उन माता पिताओं को बोलना चाहूँगी कि आप भी अपनी बच्चियों पर यकीन रखिए, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझ पर यकीन रखा। अच्छा मैम, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है, अब जनरली कोचिंग हो या बाहर हो, जैसे आपने सजेस्ट करा भाई बेयर एक्ट पढ़िए, है ना, लेकिन बेयर एक्ट के साथ साथ हमें ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं या बुक्स या सोर्सेज जो और बेहतर कर सकती हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगी, आप अपनी कोर्स की जो बुक होती हैं वो आप करिए, जो कॉलेज में बोली जाती हैं वो तो आप 1-2 बार पूरी कंप्लीट करिए। उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग वाले भी बहुत एग्जॉस्टिव वे में पढ़ाते हैं। उसके बाद जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो परीक्षा मंथन की जो मेंस की कंपेंडियम आती है 3 वॉल्यूम्स में, मैंने वो बाय हार्ट फॉलो की है। उसने मुझे हर चीज़ में हेल्प की है, क्योंकि उसमें इतने क्रिस्प पे पूरा पैटर्न दिया हुआ है, तो वो मतलब काफ़ी हेल्प करता है मेंस में। तो मैं कहूँगी मेंस के लिए आप उसको फॉलो करिए। और इंटरव्यू में तो मैंने बताया नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, तो आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए। अच्छा, इंटरव्यू से मुझे याद आया, इंटरव्यू जब आप सामने बैठे हैं, है ना जी। अब इंटरव्यू में सामने बैठे हैं, पैनल आपके सामने है, तो आपने उस समय पर किसी भी व्यक्ति को जो रियल इंटरव्यू दे रहा है उसको कैसे मैनेज करना होता है, उस समय पर क्या क्या आपके दिमाग में चलता होता है? एक बात मुझसे एक टीचर ने बोली थी, मैं वो रिपीट करना चाहूँगी कि आप इस माइंडसेट से जाइए कि ये मेरा नॉलेज का टेस्ट नहीं है, मेरा ऑलरेडी नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, ठीक है, मेंस का। ये बस मुझे मेरा पर्सनालिटी टेस्ट है, तो मुझे किसी भी तरीके से अच्छे से कामली, विदाउट गेटिंग नर्वस, इजीली इसको मतलब पूरा कंप्लीट करना है और नर्वस नहीं होना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी जैसे मैंने कहा हो जाते हैं। और मेरे साथ तो एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था इंटरव्यू में। जैसे? मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, 5 मिनट का इंटरव्यू हो गया है, क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं और
दरवाजे से ही एक बहुत ही मोटा बड़ा सा इतना बड़ा काला चूहा मेरे पैरों से ऐसे गया। और हम लोग के एक्सप्रेशन थोड़े अलग होते हैं इंटरव्यू में, एकदम सटल एक्सप्रेशन था, और जैसे ये चूहा गया मेरा एकदम एक्सप्रेशन ऐसे से हो गया। और चंदेल सर का पैनल पड़ा था मेरा, और वो हंसने लगे। वो कह रहे कि क्या कहते हैं, इसके पैरों से चूहा गया है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, और पूरा पैनल हंसने लगा। और ये बीच में हुआ है मेरे इंटरव्यू के। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं आपके साथ, बट मतलब ये अब इस पे तो मैं कुछ खैर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि इंटरव्यू में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे इंटरव्यू में पानी पीने के लिए दे देते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। इवन ये आपने बताया कैसा इंसिडेंट था, तो कैसे मैनेज किया फिर आपने? काम रही है उस टाइम पे, मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैं चीखी नहीं और मैं चेयर से उठी भी नहीं। बट ऑब्वियसली मेरा चेहरा, अब आप ह्यूमन है तो वो नहीं कंट्रोल कर सकते इमोशंस को, तो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। बट उन्होंने भी उस चीज़ को लाइटर नोट पे लिया। बट वहीं पे अगर मैं चीख जाती या चिल्ला जाती तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक बैड इंप्रेशन होता है। तो मैं कहूँगी बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, ये भी हो सकता है इंटरव्यू में। जैसे लाइट भी, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था कि इंटरव्यू चल रहा है, लाइट शट डाउन पूरा, मतलब अंधेरा हो गया पूरे कमरे हाँ, कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी कामनेस नहीं लूज करनी है। बस एक यही मंत्र है इंटरव्यू का। ये मत सोचिए कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, बी काम। अच्छा मैम, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो सोचते नहीं यार हमें तो उत्तर प्रदेश में ही जो है जज बनना है, या दिल्ली से हैं तो दिल्ली में, हरियाणा से तो हरियाणा में। तो और बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि बहुत सारे स्टेट्स को तैयारी में लगते हैं एक साथ। आपके ओपिनियन में कौन सा रास्ता सही है? एक ही स्टेट को फोकस करें, या फिर ऐसे स्टेट को फोकस करें जिनका सिलेबस कॉमन है, या फिर जितने मन करे उतने स्टेट दीजिए? सेकेंड ऑप्शन बेसिकली, बीच का रास्ता इसमें करिए, एक ही स्टेट मत करिए। क्योंकि जैसे यूपी बिहार का अगर हम एग्जांपल ले लें, वैकेंसी बहुत लेट आती है, 4-4 साल हो जाते हैं, बहुत लेट आती है। और आपका क्योंकि जुडिशरी में ये लेवरेज है, आप दूसरे स्टेट्स भी दे सकते हैं, तो आप और स्टेट्स ट्राई करिए। जो मर्जी हो, देने की जरूरत नहीं है। जिनका कॉमन है, आप जैसे आपने बताया सिलेबस कॉमन है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका एमपी वगैरह है, राजस्थान वगैरह, इन सब का ना थोड़ा ट्रेडिशनल पैटर्न पे बना हुआ है पैटर्न। तो आप ऐसे सारे स्टेट्स करिए, बट हाँ एक स्टेट को मत करिए। क्योंकि अगर मैंने एक स्टेट को किया होता, मैं यूपी की हूँ, यूपी का तो मेरा निकला भी नहीं, मेरा सबसे पहले वेस्ट बंगाल का निकला था, और फिर मेरा बिहार का निकला। तो कहीं ना कहीं आपको ना एक तरीके से आप ज़्यादा एग्जाम्स देंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, क्योंकि आप ऑलवेज इन एग्जाम मोड हैं। और दूसरा ये कि यू नेवर नो कौन सा स्टेट आपको चूज कर ले। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने क्या कहते हैं एक ही स्टेट को टारगेट किया, या मैक्सिमम 2 स्टेट को टारगेट किया, वो नहीं कर पाए, वो उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो इसलिए आप करिए जितना, मतलब कॉमन वाले सब्जेक्ट्स आप करके पैटर्न वाले स्टेट्स को करिए टारगेट। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, तंजीन ने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। आप लास्ट में अगर कोई और मैसेज देना चाहें बच्चों को? मैं एस्पिरेंट्स को तो जैसे मैंने कहा कि डोंट गिव अप, बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, करिए। और स्टार्टिंग की अनसक्सेस से बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एग्जांपल लीजिए। और कई बार इस जर्नी में बहुत बेसिक गलतियां भी होंगी आपसे, तो जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि आप ऐसे धीरे धीरे करके ही सीखेंगे। लर्निंग मेक्स द मैन परफेक्ट। और मैं फीमेल्स को लेकर भी बोलना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स को लेकर भी बोलना चाहूँगी कि आप भी अपनी बच्चियों पर यकीन रखिए। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर यकीन रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो एक दिन बेटियाँ किसी से कम नहीं है, और वो भी आपका रोशन नाम ज़रूर करेंगी, तो आप भरोसा रखिए। एक 75 सेलेक्टेड हैं इस बार। जी वही जी। चलिए प्यारे साथियों, बहुत अच्छा लगा आपसे। एंड ये हमारी तरफ से कुछ ट्रॉफीज़ हैं आपके लिए। थैंक यू। आप बिहार में सिलेक्शन हुआ है, और फिर इससे पहले वेस्ट बंगाल में सिलेक्शन हो चुका है। और ये काफ़ी टारगेट फॉर IQ पे इनका बिलीव था। टारगेट फॉर IQ के बारे में अगर कुछ कमेंट्स करना चाहें आप? बहुत फीजिबल कोचिंग है। तो मैं कहूँगी जैसे जिनकी फाइनेंशियल इशू है, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियल इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, बट कुछ लोग नहीं है इतने लकी। तो आप लोग प्लीज़ टारगेट IQ जैसे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिजिबिलिटी के साथ जो ये लोग रिसोर्सेज देते हैं और जो गाइडेंस देते हैं, वो किसी भी टॉप नॉच कोचिंग से कम नहीं है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। तो आप प्लीज़ टारगेट IQ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप उनको देखिए। इट इज़ रियली गुड, क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी नई सक्सेस स्टोरी में। एंड आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।